चलिए भाई हो गया। ठीक है, देखिए आज जो है चैप्टर है एग्रीकल्चर का, चैप्टर नंबर 4, क्लास 8। ठीक है, 3-4 चीजें इसमें आएंगी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। प्री मेंस का बता दूंगा मैं क्या क्या आएगा। वैसे तो काफी कुछ प्री के ओरिएंटेड यहाँ पर रहेगा, जैसे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, और ये पेस्टिकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या चीजें होती हैं, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे जो मेन मेन है। लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये तो है ही है, लेकिन मेंस के पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है फार्म बिल। नाम सुना आपने फार्म बिल का? फार्म बिल का नाम सुना आपने? इंग्लिश में बोलते हैं फार्म बिल। अभी हाल फिलहाल में कभी नाम सुना आपने ये? जी सर। सुना है? कौन बोला? यस सर, यस सर। क्या है, थोड़ा मुझे 1-2 पॉइंट बता दीजिए यार। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या है ये। सर इसमें सर 3 बिल आया हुआ है हाँ हाँ, सर, ठीक है, ज्यादा नहीं पता तभी इसके बारे में बताओ। कोई बात नहीं, जो भी आपको थोड़ा बहुत आता है बता दीजिए मुझे आप। जो भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया है क्या? आतंकवादी हैं ये? हैं? फार्म बिल में हो नहीं क्या रहा सर, है? हाँ हाँ। सर इसमें जो प्रॉब्लम है सर ये कि किसान चाह रहे हैं कि जो एपीएमसी मंडी जो है हाँ वो हाँ। खत्म ना हो। हाँ पर हाँ। पर बिल में ऐसा लिखा नहीं कि मंडी खत्म रहेगी सर। एपीएमसी मंडी और एमएसपी, हम्म। ठीक है, इन्हीं दोनों बीच पे सर ज्यादा ये रिवॉल्व हो रहा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सरकार और चलिए। और किसी को कुछ कहना है? इसमें सर। किसी ने न्यूज सुना? किसी ने कुछ और कुछ सुना है? कुछ सुना है किसी ने कुछ? सर ये चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ाएंगे? फिर पढ़ा तो दिया मैंने शायद। 3 फिर में मिनरल्स है। अच्छा ठीक है, चलो 4 पढ़ा देते, 3 बाद में पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब जो खुल गया उसको पढ़ा देते हैं। बताइए, भूल गया मैं चलो मैं गलत खुल गया पीडीएफ। चलिए पहले 4 पढ़ा देंगे, उसके बाद तीसरा पढ़ा देंगे आपको। हाँ बताइए, अभी बताइए, खुल गया तो पढ़ा देते हैं। फार्म बिल के बारे में फटाफट बताइए, बहुत टाइम हो रहा है। पिछले 6-8 महीने से भैया कुछ लोग, किसान लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सरकार जो है वो कुछ बिल लेकर आती है जिसको हम बोलते हैं फार्म बिल। इसमें से 3, वो असल में 3 बिलों कलेक्शन है ये। और जो लोग भी 2021 का पेपर दे रहेंगे उनके लिए 100% ये मेंस का सवाल है, ये 100% सवाल है ये फार्म बिल के ऊपर। ठीक है, तो उनको तो ये ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है। अरे यार ये बड़ा मुसीबत हो जाती है, 1 मिनट देइए। ठीक है, वैसे इसके बाद मैंने काफी आप लोगों को उस पर व्यूज बना वीडियो बना के रखा था, लेकिन चलिए आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन इस पर डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि सरकार जो है इसमें एग्रीकल्चर को लेकर, या जो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो खेती होती है उससे उससे जुड़ी हुई चीजों को करती है। इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नाम सुना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? जी सर, जी सर। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, एमएसपी हो गया। ठीक है, एमएसपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, एपीएमसी मंडी हो गया, ये सब जुड़े हुए चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला इसमें एक बिल आता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है ये पता होना, ये प्रीवियस सवाल दे सकता है आप लोगों को, क्या होता है फटाफट बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? सर इसमें सर कोई कंपनी पूरे सर गांव को हायर कर लेती है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे से कोई कंपनी को सर चिप्स बनाना है, लेस बनाना है। तो सर वो उस पूरे गांव के किसानों को बोलेगी कि हम आपको इतने में हम आपकी सर पोटैटो खरीदेंगे इतने क्विंटल में, और आप पूरे गांव में सर ये पोटैटो ग्रो करें। तो इस प्रकार से फिर किसान क्या सर बोल उसके रहे हैं? बाद फिर तो सर किसान फिर उसमें सर लागत तय होती है कंपनी के द्वारा कि इतना रुपए में हम आपसे लेंगे। हम्म, उसके बाद सब किसान अगर हो जाता है, मतलब एग्री हो जाता है, तो सर उसके बाद हम्म, हाँ बताइए, और किसी कुछ कहना है क्या? देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले समझिए इस बात को, क्योंकि हो सकता है प्री का सवाल बन जाए आप लोगों को। ठीक है, सरकार बोलती है कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो सरकार मोदी जी लेकर आए हैं खुद। ठीक है, पहले से ही होता आ रहा है, जिसमें ये बोला गया था कि भाई अगर एक कंपनी किसान के साथ टाई अप करती है, नॉट गांव के साथ, किसान के साथ, ठीक है, बोलेगी देखो तुम्हारी खेत है, ये तुम्हारा खेत है, इसमें मैं तुम मेरे मेरे हिसाब से चीजें उगाओ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जैसे हमने कहा लेस के लिए आलू उगाने हैं,
तो लेस वाली पेप्सी बोलेगी कि आप मेरे आलू उगाओ, ठीक है, और मैं आपसे पर्टिकुलर दाम में या रेट में मैं आपसे परचेज कर लूंगी मैं। तो लोग उगाते थे, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था, अच्छा है इसे, ठीक है। मसला क्या है कि जो ग्रेवेंसेस रिड्रेसल होता है, यानी कि अगर कोई विवाद होता है तब क्या होगा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, इसको लेकर बड़ा मसला था किसान, क्योंकि बिल में ये लिखा था कि भाई अगर कुछ मसला होता है तो डीएम के पास जाएगा मैटर, जो डीएम के पास मैटर जाएगा और डीएम साहब जो हैं वो सुन के कार्रवाई करेंगे। किसान बोलते हैं कि भैया ये बताओ, डीएम तो खुद ही शासन का आदमी है, ठीक है, तो क्या ये गारंटी है कि जो डीएम है वो एक इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट की तरह या एक निष्पक्ष होकर वो काम करेगा। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर इनको चाहिए था प्रोटेक्शन कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा रहे, क्योंकि डीएम जो है वो कभी भी शासन के प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब समझ में आ गया, प्री में अगर पूछा जाएगा तो बता दोगे आप इसको, ठीक है। फिर एमएसपी को लेकर, एमएसपी क्या होता है बताइए आप। ये आप सुनिए, ये आप जो बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्री में सवाल आएंगे आपको, इकोनॉमिक्स के सवाल नहीं आपको आएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं आ रहा है तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एमएसपी क्या होती है? एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आप लोग तो गांव से हैं, हम लोग तो काफी लोग गांव से हैं, तो आप लोगों ने कभी उठाया फायदा इसका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का? बोलिए, जल्दी नहीं बोलिए यार, टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, जिससे मैं आगे खुद बढ़ाऊं। तो फायदा नहीं उठाए पर सर, फायदा नहीं उठाया आज तक अभी आपने? एमएसपी नहीं मिली आपको? खेती तो करते हैं ना आप लोग? होता कैसे बता दो, बराबर जल्दी बताइए, कुछ तो बताओ यार। आप लोग अगर बोलोगे नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सर ये सर हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि एक सर हाँ इससे इसके हाँ नीचे मतलब एक अमाउंट फिक्स कर देती है गवर्नमेंट हाँ कि हाँ। सर मान लीजिए सर 1920 रुपए कुंटल मतलब गेहूं लेंगे, तो ये के सकते हैं प्राइस फिक्स कर देती है कि इसके नीचे हम मतलब जो जितना भी कुंटल गेहूं अगर आप मतलब किसान देते हैं सरकार को, हम्म, तो इतना मतलब फिक्स्ड मूल्य आता है कि इससे नीचे आपको नहीं मिले, मतलब इतने इतने खरीद में ही सकते आपकी हैं, फसल ठीक है। खरीद ली जाएगी। हाँ, और किसी कुछ कहना है क्या? किसी को और कुछ कहना है? देखिए, सर किसानों हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए बोलिए। सर किसानों के लिए ये फिक्स एश्योर्ड प्राइस है ये। ठीक है। मतलब देखिए, अब जैसे कि किसान ने लागत लगाई, किसान ने एक लागत लगाकर कुछ मतलब गेहूं या चावल कुछ उगाया, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये चीज उसने जो उगाई, अब भाई कंपटीशन का जमाना है, ठीक है। एक ने उगाया, बोला कि हम जो है ये गेहूं जो है वो 1,000 रुपए पर क्विंटल बेच देंगे, लेट सपोज बेच देते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला आया, उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं आप मुझसे खरीद लो, 1,000 रुपए मत बेचो, लेकिन मैं आपको 950 में देने को तैयार हूँ। तीसरा आया, उसने कहा कि नहीं, हम तो आपको ना काम करते हैं, मैं आपको तो 900 में दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन का जो फायदा होगा वो किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा कंपनीज के पास, या जो लोग माल खरीद रहे हैं, ठीक है, कंपनी के पास चला जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, किसान ने तो लागत से सामान उगाया हुआ है, अब ना किसान के पास स्टोरेज की फैसिलिटी कुछ होती नहीं है, जितनी जल्दी उसने काटा उतनी जल्दी अगर मार्केट में जाके बेच देगा उतना बेहतर रहेगा। इंडियन किसानों के पास खेत कुछ होता नहीं है कि वो जा रहे वो कुछ अपना स्टोर कर सके, कुछ उनका पास एक कहते हैं कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, क्योंकि हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज जितने हैं उसमें उसका 80% या 90% जो है उसमें आलू उगता है, आलू को रखा जाता है, बाकियों के लिए तो बचता ही नहीं है गेहूं के लिए, ठीक है। चलिए, वो भी कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, सरकार कुछ फैसला करती है कि कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, लेकिन सरकार का भी बहुत सक्सेस नहीं मिली है इसमें से। अब इसको ये हालत ना हो कि सरकार जो किसान है, जो जो जिसकी जितनी लागत आई है उस लागत से नीचे ना चला जाए कंपटीशन के चक्कर में, वो उसको मजबूरी में अपना सामान वेस्ट होने के डर से वो जितनी लागत है उससे नीचे ना कोई वो बेच पाए, या ना ना कंपटीशन के मजबूरी में बेचे। तो सरकार ने ना कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की है कि भाई ऐसा है कि ऐसा वो एक रेट निकालती है कि ये रेट है मान लो 2,000 रुपए, तो भैया आप लोगों को 2,000 रुपए से नीचे आप नहीं खरीद सकते।
कंपनी भी नहीं खरीद सकती, तो कंपनी को मिनिमम तो देना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट। इसमें क्या होता है, ये इंक्लूड होता है जितना लागत आई है, जितनी लागत आई है प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट। ये तो ये सरकार एक इंश्योर करती है कि भाई ऐसा है कि किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ प्रॉफिट हो, इंश्योर किया जाए। तो ये जितनी लागत और इसका प्रॉफिट का, तो वो मिनिमम, और ये हर साल थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव ये लोग करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं, किसान क्या बोल रहे हैं, किसान बोलते हैं कि सरकार ने जो बिल बनाया है उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। सरकार बोलती है कि एमएसपी का हमने लिखा, हम एमएसपी से नीचे कुछ नहीं होगा, लेकिन किसान बोलती है कि भाई ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि एमएसपी होनी चाहिए और आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप बिल में लिख दो ना एक लाइन। और सच तो यह है कि बिल में लिखा ही नहीं है, सरकार ओरली बोल रही है, सरकार के प्रवक्ता आके बोल रहे हैं, सरकार के नेता आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे एमएसपी, दुनिया हिंदुस्तान से एमएसपी कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये बात करने को राजी नहीं है कि बिल के अंदर एक लाइन लिख दें कि कोई भी चीजें जो है एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। अब इसको सरकार की हट समझ लीजिए, जिद समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, ठीक है। अब भाई मोदी जी मान लो कल चले आते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होगा? अपना माइक बंद करिए थोड़ा सा, कौन डिस्टर्ब हो रहा है? योगेंद्र का, योगेंद्र अपना माइक बंद करो, ठीक है। तो भाई आप कोर्ट में भी तो जाएंगे, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई आपके जो बिल में जो एक्ट कानून बना है उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, लिखा नहीं है, तो हम कैसे आपको कानून, आपको हक दिला दें? लेकिन सरकार इस बात को मानने को राजी नहीं है, ठीक है। चलिए, सरकार के अपना एक मंशा हो सकती है, कुछ हो सकता है, वो ज्यादा नहीं जाएंगे इसको, लेकिन मैं आपको मैं कहने का मतलब था मोटा मोटा आपको बताने का। तो हमने एमएसपी समझ लिया कि एक ऐसा रेट जिसके नीचे आप नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते, जिससे किसान का जो भी हित है वो प्रोटेक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जो भी पर्टिकुलर चीज उगाओगे उसके बिहाफ पे, और उसके बिहाफ में वो पैसा वो देंगे, और जो किसान है वो करेंगे। लेकिन उसमें कुछ मसले ऐसे हैं जिसमें आपका कि अगर विवाद की स्थिति बनती है तो क्या होता है? किसान बोल रहे हैं कि विवाद की स्थिति में ये मैटर जाएगा डीएम के पास, और डीएम खुद प्रशासन का आदमी है, तो डीएम कभी भी निष्पक्ष होकर नहीं कर पाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर इतना ज्यादा डीपापोती है कि जो अनपढ़ आदमी, अनपढ़ किसान है, वो तक टेक्निकलिटी नहीं समझता, उसको नहीं पता कि इतना टेक्निकलिटी होती है कि वो अगर 4 पेपर लेकर आ जाएगा तो बेचारा वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस पे साइन करेगा, तो जो कंपनी है उनका एक मिसयूज कर सकती है, तो वो वहां पर एक मसला है। और दूसरा एपीएमसी मंडीज है। देखिए कुछ मंडियां ऐसी हैं, मंडी में क्या होता है कि जैसे खासकर आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ये मंडियां बड़ी सक्सेसफुल मंडियां हैं। पंजाब की मंडी का तो एक रोल मॉडल माना जाता है, पंजाब और हरियाणा की मंडियों को वर्ल्ड में सबसे अच्छी मंडी मानी जाती है, और इसीलिए विरोध सबसे ज्यादा वहां पर हो रहा है। सरकार बोल रही है कि हम एपीएमसी मंडी के साथ साथ प्राइवेट मंडीज भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि किसान अपना वहां पर सामान ला, अपना जो है लाकर वहां पे बेचें। किसान सरकार का पॉइंट ये है कि एपीएमसी मंडी में बिचौलिए बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत सारा पैसा जो है बिचौलियों को जाता है। मतलब किसान जो है पहले बिचौलियों को बेचते हैं, बिचौलिए जो है फिर वो सरकार को बेचता है, तो बहुत सारा पैसा जो है बिचौलियों को जाता है। तो बिचौलियों को हटाने के लिए हम सीधे प्राइवेट मंडीज कर देते हैं, या किसान सीधे सीधे ऑनलाइन भी बेच सकता है, जैसे कि अमेजोन के माध्यम से बेच सकता है या कर सकता है। तो वहां इसको और थोड़ा सा एक चीजें एक्सपोजर बन जाएगा किसान को कि हाँ भाई वो उसके बाद और रास्ते से मंडी में नहीं बेचेगा, वो बाहर भी जाके बेच सकता है उसके अंदर। लेकिन फिर वहां पे किसान ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट मंडी कर देते हो, आप मेन तो एपीएमसी मॉडल पूरा खत्म हो जाता है, बर्बाद, ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल है, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। और ऑनलाइन वाले में मसले में फिर कंपटीशन आ जाएगा, फिर आपका जो एमएसपी वाला मसला है वो आ जाएगा कि अमेजोन अगर मान लो खरीदने आ रहा है, फिर अब उसने कहा कि हम 1 लाख टन खरीदेंगे लेट सपोज, तो हर आदमी बेचने की कोशिश करेगा किसान, और फिर अपने आप को सस्ता से सस्ता बेचने की कोशिश करेगा, जिससे कि अल्टीमेटली नुकसान जो किसान को हो जाएगा। तो ये कुछ मैं वो मोटा मोटा आपको, बहुत डिटेल में नहीं गया हूं, बहुत मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि डिटेल में अपने आप में एक वीडियो है। तो लेकिन आप लोग से पढ़िए, मैंने पुराना वीडियो बनाया था 4-5-6 महीने पहले, उसको देख लीजिएगा, ये मैंने डिस्कस अब तक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। एपीएफ ये जो फार्म बिल है ये अपने आप इंपॉर्टेंट बिल है, एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर मत करना, नहीं तो फिर आप मिस कर दोगे। कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जैसे कि
एमएसपी का सवाल तो ऑलरेडी बन चुका है, आज पीसीएस प्री में सवाल आ चुका है कि एमएसपी क्या होती है। ठीक है, अच्छा, एमएसपी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, सवाल ऑलरेडी पीसीएस में पूछे आ चुके हैं। चलिए, एग्रीकल्चर क्या चीज है भाई, खेती क्या होती है? 3 चीज होती है हमारे यहाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? प्राइमरी है। ठीक है, खेती बाड़ी प्राइमरी होती है। किस मतलब नई सभ्यता शुरू हुई है। ठीक है, लोगों के पास जमीन है, लोग जमीन से खेती कर रहे हैं और खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हुआ। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होती है? सभ्यता का दूसरा पड़ाव क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर। व्यापार होता है सर? व्यापार नहीं, गलत। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पहले लोग किसान जो है वो खेती करते हैं, फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब जमीन कम पड़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो जितना वो खेती करके पैसा कमा रहे होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है। या यहाँ पे कह लीजिए कि जरूरत हमारे पास 50 लोगों की है खेती के लिए, लेकिन आदमी काम कर रहे हैं 500 लोग। करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये है कि नहीं है कि जरूरत 50 लोगों की है लेकिन काम कर रहे 500 लोग। अब इससे क्या होता है, ये एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि लोगों को तो लगता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये वो काम नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, हो रहा है उनका। भाई 50 लोगों की क्षमता है, 550 लोग काम कर रहे हैं, तो 450 लोग तो एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ना काम। फिर क्या हुआ, एक वक्त आया जब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, कि 1805 के आसपास ब्रिटेन में स्टीम इंजन की खोज, मतलब स्टीम इंजन, जेम्स वॉट जो है वो स्टीम इंजन को सुधार करते हुए बोलते हैं, और उस स्टीम इंजन को के माध्यम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कि होता है उसमें पावर लूम लाते हैं। पावर लूम होता है जिससे कि टेक्सटाइल वो बनते हैं, कपड़े बनते हैं। पहले हैंडलूम से होता था, हाथ से बनाए जाते थे, फिर अब मशीन से बनना शुरू हो गया। तो किसान के पास जाते हैं, बोलते हैं ऐसा है भाई, आपके पास तो आप इतना परेशान होते हो, आप लोग जमीन आपके पास लिमिटेड है, लोग ज्यादा हैं, तो आप एक काम करो, कुछ लोग ना आके प्लीज यहाँ पे आ जाओ, शहर आ जाओ, और मैं आपको फैक्ट्री में काम दूंगा, आपको एज ए नौकरी के रूप में मिलेगा, और आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको बस काम करना है, उसके बाद तनख्वाह मिल जाएगी आपको धूप में परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होना, बस आपको तनख्वाह मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं और इधर आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। ये लोग कौन से होते हैं? ये लोग होते हैं सेमी स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड, आधे अधूरे स्किल्ड वाले होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया काम, थोड़ा सा स्किल आ गया, पावर लूम में काम करना आ गया, टेक्निकल, थोड़ा बहुत टेक्निकल आ गया। ठीक है, तो ये लोग हैं सेमी स्किल्ड लोग होते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया। फिर जब एक वक्त हो जाता है, ये हो गया आपका 200 साल हो गया लगभग, ये समझ लीजिए कि सन 1950 कर लेते हैं, चलिए, तो यहां तक 150 साल तक तो मैन्युफैक्चरिंग चलता रहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलता रहा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से हिंदी में बोलते हैं। फिर एक वक्त आता है, फिर क्या होता है बताइए? फिर टर्शियरी सेक्टर आता है। क्या होता है सर? सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर में क्या बोलते हैं इसको? सर्विस सेक्टर क्या चीज होती है? इसके अंदर क्या क्या आता है? सर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड पे यार, वैसे वो तो यहाँ पर भी हो जाएगा ट्रेड, तो आप अब तो जब खेती करते थे तब भी ट्रेड करते थे ना, व्यापार तब भी करते थे आप, लेकिन मैं बोलूंगा सर्विस सेक्टर है तो उसमें क्या क्या होगा? सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है? स्किल के थ्रू सर सर्विस करते हैं एक दूसरे के। अरे भाई, आईटी हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग हो गया आपका, आईटी, बैंकिंग, आपका टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, हुआ कि नहीं भाई? ठीक है, यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं हम, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं आपको, ये कहानी है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हुआ, जब एक वक्त आ गया, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी भरने लगा, तो कहा अच्छा, अब इस बीच में एक चीज हुई है। क्या हुआ है कि बच्चे, अब ये गांव में रहते थे, जो प्राइमरी सेक्टर वाले लोग थे, खेती करने वाले लोग थे, वो गांव में रहते थे। ठीक है,
फिर ये लोग शहर में आए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करने, जो फैक्ट्री में काम करते थे, शहर में आए। शहर के रीति रिवाज में ये लोग पले बड़े, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा बहुत उनकी पढ़ाई लिखाई की। तो पहले ये जो बेचारा पापा जो आए थे वहां से, गाँव से आए थे, तो वो बेचारे बहुत से बहुत सुपरवाइजर हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये सुपरवाइजर तो बढ़िया चीज है, लेकिन अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई कर ले और एमबीए कर ले तो इसको बढ़िया नौकरी बन जाएगी और ये तो मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है वो, और अपने बच्चों को एमबीए कराता है। और एमबीए जब वो बच्चा कर लेता है तो वो बच्चा उसी फैक्ट्री में एक मैनेजर के पोस्ट में बन जाता है। अब वो जो बच्चा है वो मैनेज कर रहा है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से पढ़ाई लिखाई और एक स्टेप आगे लेती है और हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो डेवलप करना शुरू कर जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा सॉरी ये आपका टर्शरी सेक्टर जो हमारा करना शुरू करता है, जिसमें आपका बैंकिंग आ जाता है, आईटी आ जाता है, फिर धीरे धीरे आपके चीजें आती हैं। एक सेक्टर और होता है, इसके बाद एक सेक्टर और आता है जो एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी के सवाल में आ चुका है। क्या होता है? चौथा क्या होता है? क्वार्टरी। क्वार्टरी कहते हैं, चौथा वाला होता है। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, यूपीएससी में सवाल आया तो पीछे से आ सकता है। इसमें होता है रिसर्च। ठीक है, दवाइयां बनाई आपने, रिसर्च किया आपने। ठीक है, ये होता है। सर्विस में तो आप खाली बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है, आप लेकिन रिसर्च में क्या कर रहे हो? आप रिसर्च करके नई चीज लेकर आ रहे हो, अपनी नॉलेज इंडस्ट्री हो जाती है। नॉलेज इंडस्ट्री, नॉलेज ही सब कुछ है आपका। तो ये चौथी इंडस्ट्री है आपकी, जो अब ये वक्त आ गया, इस चीज का आ गया है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी, ये चार आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं। ये समय के साथ चीजें ग्रो करना शुरू करती हैं आपकी। ठीक है, तो ये चीज अब मुझे ये हाँ बताइए। एक्सक्यूज मी सर, क्वार्टरी सेक्टर का कब से सर शुरुआत माना जाएगा? देखिए 1980 के बाद से कर लीजिए आप, जो मुझे लगता है जी 1970-80 के बाद से चीजें बढ़ना शुरू हुई हैं, रिसर्च थोड़ा सा आने शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा ये भी अलग, अभी अगला सवाल मैं यही बोलने वाला था कि हर देश का अपना ही सिस्टम है, अपनी टाइमलाइन है, अपना टाइमलाइन है। ठीक है, चाइना और इंडिया दोनों आजाद एक साथ होते हैं, लगभग साथ साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या किया जो इंडिया नहीं कर पाया, जिससे चाइना ज्यादा ग्रो कर गया, इंडिया ग्रो नहीं कर पाया? मुझे बताइए क्या हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और बताइए इंडिया ने क्या किया? क्वालिटी सेक्टर में ज्यादा डेवलप है। और सर डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। सर इंडिया ने क्या, आजादी के बाद, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। चाइना का क्या था, आजादी के बाद उसने क्या किया था, जितनी भी खेती थी उसको अपने होल्ड में लिया था, और जितने ठीक भी है, किसान थे उसके यहाँ केवल वो जॉब प्रोफाइल पे काम करते थे। जब ये ठीक है, हो चाइना, जब हम इसकी ठीक बात है, करते हैं माओ की, उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उसकी यही नीति चलती थी, हाँ वो हाँ, सिर्फ वेजेस पे रखता था लोग, और उनसे पूरा काम लेता था 100%। ठीक है, और बाद में उसने क्या किया, बाद में ये जो अपने दूसरे राष्ट्रपति आए, हम्म, इन्होंने इस नीति को थोड़ा सा बदल के थोड़ा सा किसानों को फ्री किया, हम्म, और अपने यहाँ पर कोशिश की, स्किल्ड लेबर कंपनीज को सबको इनवाइट किया और स्किल्ड लेबर देने की गारंटी ली। ठीक जो है, काम नहीं, इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की थी कि वो कंपनीज को स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करवाएगी और उनसे 100% एफिशिएंसी की बात करेगी। ठीक जो है, इंडिया में एक प्रॉब्लम की एक ये समस्या आ जाती है इसको लेकर। ठीक है। देखिए बहुत मोटे मोटे तरीके बताता हूँ, चाइना ने क्या किया। देखिए आप ऐसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर तीसरे स्टेप पे चढ़ते हैं, चौथे स्टेप पे चढ़ते हैं। ठीक है ना, आप कहीं चढ़ रहे हैं तो पहले स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर दूसरे में चढ़ेंगे, फिर तीसरे चढ़ेंगे, चौथे में चढ़ेंगे। तो ये एक तरीका होता है। चाइना ने काम किया, पहले प्राइमरी सेक्टर को मजबूत किया, उसने अपने खेती बाड़ी का सब कुछ किया, लैंड लॉ लाए, जमींदारी सिस्टम हटाया, सब कुछ किया। उसके बाद सेकेंडरी वाले में आए कि कुछ लोगों को वहां से बाहर जो खेती कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा बच रहे थे, उनको लेकर आगे थोड़ा बहुत ट्रेंड किया, सेमी ट्रेंड किया उनको, और वो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में काम करना शुरू किया। फिर आके वो तीसरे में आके वो आईटी और बैंकिंग ऐसे लेवल पे लेकर आया, और चौथे पे वो रिसर्च कर रहा है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया का प्राइमरी सेक्टर शुरू होता है खेती बाड़ी बहुत ही, लेकिन इंडिया ने चूंकि अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे ये लोग, और अंग्रेजी आती थी उनके, और ऐसा वातावरण बनना शुरू हुआ 1980s से कि आईटी सेक्टर डेवलप करना शुरू कर गया था। ठीक है, इंडिया ने सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और सीधे सीधे आपका टर्शरी सेक्टर में आ गया, यानी कि सर्विस सेक्टर में आ गया, और पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर कर दिया। इंडिया की समस्या यही है कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही इग्नोर करा हुआ है इसके अंदर। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ
कि देखिए जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बैंकिंग या आईटी का ले लेते हैं, तो वहां पे जो लोग जो बंदे चाहिए वो ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, ज्यादा स्किल्ड, जो कंप्यूटर की नॉलेज जानते हो, एग्जांपल, ठीक है भाई, एक उसने प्रोग्रामिंग आती हो, इंजीनियरिंग आती हो, सब कुछ, ठीक है, स्किल्ड लेवल ज्यादा चाहिए उसके अंदर, जो टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्किल का भी आप दौर बढ़ता जा रहा है, देखिए प्राइमरी में कम स्किल चाहिए, सेकेंडरी में थोड़ी ज्यादा, टर्शियरी में थोड़ी और ज्यादा, और रिसर्च वाले में थोड़ी और ज्यादा होती है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि जो किसान थे उसको सीधे सेकंड वाला बाईपास करके थर्ड वाले में पहुंच गया और यहां पहुंच गया। अब हुआ क्या कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एक तबका पढ़ा लिखा लोग था या थोड़ा सा आगे था, अवेयर था, उसने तो फायदा उठा लिया, लेकिन बाकी लोग पीछे रह गए। अब वो बेचारे वो इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो एक तो कर नहीं पाते हैं और उनको नौकरी भी नहीं मिल पाती है। तो इंडिया में एक समस्या ये हो गई कि सिर्फ मात्र 2% लोग ही स्किल्ड रह गए और 98% जो थे वो अनस्किल्ड रह गए, जो आज के हिसाब से है। इंडिया का जो स्किल्ड का जो रेशो है वो मात्र 2 से 3% है, मतलब 2 से 3% लोग को स्किल्ड माना जाता है, यानी इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, इस तरह किया हुआ है। 98% लोगों के पास कुछ स्किल है ही नहीं, वो या तो प्राइमरी में एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, या वो कुछ नहीं आता, सचमुच वो अनएम्प्लॉयड समझ लीजिए उनको, वो स्किल इनके पास नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ने अंग्रेजी के इन्फ्लुएंस में आकर, या ऐसा माहौल बन गया, सरकार की नीतियां ऐसी बन गई, कुछ भी रहा, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इग्नोर कर दिया। और सच तो यह है कि अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रांजिशन होगा, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो प्राइमरी से जब सेकेंडरी में आते तो वो आसान पड़ता है। आप किसी गांव के आदमी को, जो बिल्कुल गांव का आदमी, खेती वाला आदमी है, उसको इंजीनियर बनाना ज्यादा मुश्किल काम है, बजाय कि वो थोड़ा सा वो सुपरवाइजर बनाना आसान काम है, ये थोड़ा स्किल देना आसान काम है, जिससे कि कर लेता है। लेकिन हुआ क्या कि बीच का हमारा यही खत्म हो गया, इस कारण से बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो पाई। और आज एक तरफ तो इंडिया तरक्की कर रहा है, तरक्की कभी कभी 10% की ग्रोथ से तरक्की करता है। इंडिया में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े चीजें बन रही हैं, मोदी जी ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मोदी जी का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको अदरवाइज मत ले लीजिएगा आप लोग कि मैं मोदी जी का विरोधी कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन एक तरफ तो तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब्स नहीं है, मानते इस बात को, जॉब्स नहीं है। और ये कंडीशन तब आती है, इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये वर्ड याद रखिए, मैं बहुत अच्छी वर्ड बताने जा रहा हूं, ये एग्जाम में आ भी चुका है। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रही है, देश 5%, 7%, 10% से ग्रोथ कर रहा है, पर लोगों के पास जॉब नहीं है। क्यों नहीं है जॉब? क्योंकि आपका टर्शरी वाला जो सेक्शन है, जो रिसर्च, जो आपका सर्विस सेक्टर है, वो तो रिसर्च, वो तो तरक्की कर रहा है, और उसके इन्फ्लुएंस में आकर पेपरों में तो जॉब दिखाई, वो पेपरों में तो तरक्की दिखाई दे रही है, बट जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ 2% लोगों की तरक्की हो रही है, वो सिर्फ 2% की तरक्की हो रही है, वो 98% की तरक्की नहीं है। वो जैसे आजकल आपका सेंसेक्स ग्रो कर रहा है, लोग कह रहे हैं अरे देखिए हमारा सेंसेक्स इतना ग्रो कर गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे भाई सेंसेक्स पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, सेंसेक्स और निफ्टी का मतलब होता है कि टॉप 50 कंपनियां, ठीक है। निफ्टी का मतलब टॉप 50 कंपनियां हिंदुस्तान की, सेंसेक्स का मतलब टॉप 30 कंपनियां, यानी कि ये 30 कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है सिर्फ वो इंडिकेटर करते हैं। 30 कंपनीज का, 50 कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि सभी कंपनी हिंदुस्तान की तरक्की कर रही हैं। हम इन इंडिकेटर्स को देखकर हिंदुस्तान के जब हम लगाते हैं तो गलती करते हैं। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है, पेपरों में आ रहा है, वर्ल्ड बैंक दिखा रहा है कि इंडिया ने 7% का ग्रोथ रेट कर लिया, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश हो गया, लेकिन उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखती, हमें जॉब्स नहीं दिखती। क्यों? अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में 45 साल का अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड ना तोड़ देते हम लोग। 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं, या इसको एक चीज और है, इसको और चीज जोड़ के बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक चीज बताएगा, छोड़ी इसको बाद में और पढ़ाएंगे, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा वो। लेकिन सर जॉबलेस ग्रोथ कैसे मान लीजिए, यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ क्या है? जॉबलेस कि आपको लगता है ग्रोथ हो रही है बट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, और यही कारण है कि आपने तो प्राइमरी में गए और सीधे सेकेंडरी को गैप करके टर्शरी में आ गए, तो 2% का जो ग्रोथ लोगों ने जो मेहनत की, रिसर्च किया, क्योंकि भाई 2% जो है वो आईटी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, उन्होंने यूएस से काम पकड़ा, टीसीएस ने, इन्फोसिस ने, विप्रो ने पकड़ा,
अब पेपर में दिखाई दिया कि बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आए, लेकिन वो सिर्फ 5, 10, 15, 50 कंपनियों को मिले ना, बाकी को क्या हुआ? वो तो अभी भी अनएम्प्लॉयड है ना, वो तो खेती करते ही नहीं, खेती करते हैं तो छोटे से खेत में 50 लोग काम करते हैं, उससे क्या होता है? यही कारण है कि मोदी जी जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अपना एक प्लान लेकर, पॉलिसी लेकर आए हुए हैं। ये पिछले साल 2019 में सवाल आया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, और मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ये जो पूरे जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, यानी सेकेंडरी सेक्शन है, उसका शेयर बढ़ाया जाए। अभी मैक्सिमम शेयर सर्विस सेक्टर का है। पूरी जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किससे आ रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा लोग कहां काम कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग कहां काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग अभी भी मोर देन 50% लोग खेती करते हैं। मोर देन 50। हाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी 15-16 का जो कृषि का डेटा है हाँ, उसके हिसाब से ही है कि 55% लोग तो प्रत्यक्ष से हाँ, और 60% लोग अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और सुनिए, बुरा से ये 50% लोग कितना जीडीपी बना रहे हैं? मात्र 14% लोग। अब जो मेरा डेटा थोड़ा बहुत है, मतलब 50% लोग 14% पैसा कमा रहे हैं। अब तो बताओ, 50% लोग 14% पैसा कमाएंगे तो गरीब नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तभी देश का आदमी, किसान गरीब है। अभी यही 50% लोग ना होकर 25% होते, या 14% ही लोग होते, कि 14% जो लोग खेती करते हैं वो 14% ही पैसा कमाते हैं, तो इनकी हालत सही होती है। बाकी लोग क्या होते हैं? वो लोग सेकेंडरी वाले में होते हैं या टर्शरी वाले में होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखिएगा, एक दो पॉइंट में जहां तक प्री वाले में बता दिए मैंने, लेकिन ये दिमाग खोल के पढ़ाई करिएगा, दिमाग बंद करके पढ़ाई मत कीजिएगा। ये सब GS3 का टॉपिक है आपका, GS3। ये सब सवाल चीजें आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड है, अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप, मेंस नहीं लिख पाओगे आप। एग्रीकल्चर देखते ही मेरे मन में जो जो चीजें आई एग्जाम को लेकर, सब मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी शुरू नहीं किया मैंने, अभी तो एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें क्लास 8 पास करनी है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है हमें। अभी जितना बात हुई समझ में आया थोड़ा बहुत आप लोगों को? जितना भी समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हैं ना कहाँ दिक्कत हो रही है? सवाल आपसे ये पूछा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस सेक्टर में लोग काम करते हैं, वो है आपका प्राइमरी सेक्टर, खेती बाड़ी वाला। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा हमारा जीडीपी वाला पैसा वो हम किस सेक्टर से कमाते हैं, तो वो टर्सरी सेक्टर से कमाते हैं, सर्विस सेक्टर से कमाते हैं। ठीक है, पीसीएस के प्री के सवाल, ये सब सवाल पूछे गए, मैं सब आपको रिपीट कर रहा हूँ। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या रही, कि इंडिया ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया, जॉबलेस ग्रोथ क्यों रही। तो बोला कि आपका जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने जो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसमें कारण से रही। यूपीएससी का सवाल था ये। ठीक है, सवाल आपसे पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हिंदुस्तान की क्या है। सवाल आपसे ये पूछा था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग टारगेट क्या है, हम कितना शेयर बढ़ाना चाहते हैं। कि हम, जहां तक मुझे याद है, लगभग 27% के आसपास इस समय है शायद हमारा, और इसको हम अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। या एक है कि प्राइमरी सेक्टर में हम कितना करेंगे, तो ये टारगेट है। थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ डेटा कितना कितना बढ़ाना, कि सरकार ने टारगेट क्या रखा हुआ है, कर लेंगे। ये पूरा मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर को लेकर या इकोनॉमी को लेकर हमारी चीजें चल कैसे रही हैं। ठीक है, और सचमुच हम लोगों को थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग गांव के लोग हैं उनको आप तुरंत रिसर्च पे नहीं डाल सकते। आप एक गांव के बंदे को उम्मीद नहीं कर सकते कि उसकी ऐसी एजुकेशन पाई होगी कि जाके साइंटिस्ट ही बन जाएगा वो तुरंत ही। वो अरे कितने लोग बन जाएंगे साइंटिस्ट यार? 1, 2, 10 लोग बन जाएंगे मैक्सिमम। लोग को तो नॉर्मल पढ़ाई होती है ना उनकी, तो उनको भी तो खपाना है, उनको भी तो लगाना है, उनको भी तो प्रोडक्टिव बनाना है ना। तो उनको कहाँ लगाएंगे? तो उनको हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो सेंस है, नॉलेज है, वो लिमिटेड है। तो उस बंदे को लिमिटेड का है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में ही जा पाएगा, ब्लू कॉलर जॉब कर पाएगा, व्हाइट कॉलर जॉब बाद में कर पाएगा। वो हो सकता है उसको एक जनरेशन लग जाए व्हाइट कॉलर जॉब करने में। ये पता है क्या होता है ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? सवाल यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। तो ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है? ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है? लेबर क्लास होती है। लेबर क्लास होती है। और व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? व्हाइट कॉलर जॉब ऑफिस वर्क जितनी होती है, होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं। ठीक है ना?
तो ब्लू कॉलर जॉब्स ही है आपकी होती हैं, जो पहले आपका स्टेप ब्लू कॉलर जॉब पे आएगा और उसके बाद आपका व्हाइट कॉलर जॉब आएगा इसके अंदर। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि यार कि मोदी जी की जो अच्छा इसमें आपका मेक इन इंडिया आया था ना, मेक इन इंडिया, जिसका जिसका लोगो क्या था बताइए? मेक इन इंडिया का लोगो क्या था? मैकेनिकल शेयर, मैकेनिकल शेयर, ठीक है। बहुत धूमधाम से इसको लॉन्च किया गया। किस पर्पस से लॉन्च किया गया? ये मेक इन इंडिया एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी जी का, दुर्भाग्य से असफल हो गया, ठीक है, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा था। किस लिए था? कि मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर सके, ठीक है। याद रखिएगा, इस सवाल ये पूछा गया था कि मेक इन इंडिया के पीछे पर्पस ये था कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर सके, ठीक है। उसमें कुछ मसले और मसाइल हो गए कि जो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया मेक इन इंडिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको चल रहा है, लेकिन उतना। हाँ बोलिए। क्या मतलब मेक इन इंडिया जो है सर, तो मैन्युफैक्चरिंग पे ही ज्यादा जोर देने के लिए देखा गया है, लेकिन सरकार ने साइड में एक चीज स्टार्ट की थी, जैसे स्टार्टअप और स्टैंड अप करके। हाँ, वो स्टार्टअप स्टैंड अप है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो है उसमें भी पर्सनली मतलब अपना व्यू बता रहे थे कि पर्सनली हम लोगों ने लोन लेने के लिए ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलना मतलब बहुत मुश्किल है लोन लेना। क्योंकि बैंक जो होते हैं वो सिर्फ अमीर आदमी होते हैं, गरीब आदमी का कोई बैंक नहीं होता। मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ, मोदी जी या सरकार उनको मॉर्गेज भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखिए सबसे समस्या क्या है, देखिए अगर आप सरकारों को ये लगता है कि बैंक जो है गरीब आदमी को लोन दे देते हैं, या मोदी जी आके बोलेंगे कि भैया लोन दे दो, उन्होंने बोला, ऐसी बात नहीं है। स्टैंड अप वाले और उसमें वाले में उन्होंने कहा था कि हर ब्रांच जो है वो एक SC ST को, महिला को लोन देगा, लेकिन ब्रांचों ने दिया क्या? अब यहां से एक चीज और आती है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको, बैंक क्यों नहीं दे पाए? एक तो बैंक के NPA बहुत ज्यादा हैं। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, इनके कुकर्म है ये, इनके कुकर्म बैंक को। सॉरी सर, वैसे ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम बैंक के साथ ये भी हुई, मैं भी एक नॉन बैंक में था जी। उन्होंने इतने लोगों को जबरदस्ती लोन, इस नियम के उसके योजना के तहत बहुत लोगों को लोन दिए, जैसे पान वाले हैं, रेडी कोई छोटे मोटे को, और वो लोन देने के लिए आए ही नहीं, वो लोग ही गायब हो गए। ठीक है, तो आपको तो चलो पान मसाले वाले तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपके जो नॉन आदमी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इसमें मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, याद रखना NPA के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जानना जरूरी है कि किस तरह काम करता है, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ये मुझे याद दिला देना मुझे प्लीज कि किस तरह आपको इस पर डिस्कस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये आप समझ लोगे ना तो थोड़ा सा आपको चीजें और बेहतर तरीके से अपनी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। तो GS3 हमारा टॉपिक जो है वो ठीक से कवर हो जाएगा इसके अंदर, कि वो बैंक जो है